पढ़ा है उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस एग्जामिनर हमसे पूछता है या क्या क्या एग्जामिनर ने अब तक हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसका एक बार पुनः मैं वापस डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो आपको बुकलेट दी है उसके ही हैं। जैसे पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सबसे पहले याद करें जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसके अंदर हमने मॉडल्स पढ़े थे। मैंने आपसे कहा था फंडामेंटल पार्टिकल्स, मौलिक कणों की बात की थी, और मौलिक कणों के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स बताए थे, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई उससे पहले मैंने आपको कैथोड रेस के बारे में बताया। तो आपसे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2014 में कैथोड किरणों की विशेषता पूछी गई और आपसे ये पूछा गया कि कैथोड रेज में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इनमें से कौन सी बात कैथोड किरणों के लिए सही नहीं है। तो एक बार वापस मैं हल्का सा आपको रिपीट करता हूं कि हमने कुछ ऐसा पढ़ा था, कुछ हमने ऐसा पढ़ा था, क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कुछ कुछ हमने ऐसा पढ़ा था, याद आएगा आपको। इस तरीके से हमने एक विसर्जन नलिका ली थी और याद करेंगे उसके अंदर हमने गैस भरी थी। याद करो, आ रहा था, हमने कहा था कि जो हमारा विलियम्स क्रुक्स है वो एक एक्सपेरिमेंट करता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेता है, उसमें गैस भरता है, प्रेशर को कम रखता है और उसमें हाई वोल्टेज से धारा प्रवाहित करता है। तो गैस आयनाइज हो जाती है। आयनाइज होने का मतलब इसमें से क्या बाहर निकलने लग जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लग जाते हैं। ये कैथोड है और ये एनोड है। कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। तो मैंने कहा कि आपको कि जो कैथोड से एनोड की तरफ जो किरणें चलती हैं, विलियम्स क्रुक्स उनको क्या कहता है, कैथोड किरणें कहता है। तो पहला पॉइंट आपसे यही पूछा गया है कि कैथोड किरणों के बारे में क्या सही नहीं है। बिल्कुल सही है कि कैथोड किरणें कैथोड से आरंभ होती हैं और एनोड की तरफ जाती है, क्योंकि वास्तव में कैथोड किरणें आपको पता है इलेक्ट्रॉन के गुच्छे ही तो है, इलेक्ट्रॉन के पुंज है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है। तो कैथोड किरणें वास्तव में नेगेटिव पार्टिकल्स की मिलकर बनी है, और वो नेगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। तो वो कैथोड्स की तरफ तो जाएगा नहीं, वो किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो बाद में होती है। वो विलियम्स क्रुक्स ये कहता है कि कैथोड से एनोड की तरफ जो किरणें चलती हैं उनको हम क्या कहते हैं, कैथोड किरणें कहते हैं। बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट मैंने आपसे कहा था, ये जो कैथोड किरणें होती हैं ये सरल सीधी रेखा में गति करती है, लेकिन ये सरल सीधी रेखा में तभी गति करती हैं जब वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की क्या होनी चाहिए, अनुपस्थिति होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपने वैद्युत क्षेत्र लगा दिया तो ये विपरीत प्लेट की तरफ मुड़ जाएंगी, और वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैथोड किरणें सरल सीधी रेखा में गमन करती है। तो हमारा दूसरा पॉइंट भी यही है कि वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में कैथोड किरणें सरल सीधी रेखा में गति करती हैं। बिल्कुल सही। चौथा पॉइंट को एक बार हम डिस्कस करें। हमें पता है कि जो कैथोड किरणें हैं वो वास्तव में ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है, कैथोड किरणें इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी है। तो हमारा चौथा पॉइंट भी ठीक है। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि कैथोड किरणों की जो प्रॉपर्टीज है, कैथोड किरणों के लिए जो Q/m का मान है वो आपने विसर्जन नलिका में कौन सी गैस भरी है उस पर निर्भर नहीं करता। कैथोड किरणों के गुणधर्म इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपने विसर्जन नलिका में कौन सी गैस भरी है। आप कोई सी भी गैस यहां भर लीजिए, अगर आप हाइड्रोजन गैस भरेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, हीलियम गैस भरेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो इन जो कैथोड किरणों के जो गुणधर्म है जैसे Q/m वगैरह, वो इस बात पर निर्भर नहीं करते कि आपने विसर्जन नलिका में कौन सी गैस भरी है, और ना वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि ये इलेक्ट्रोड किसके बने हुए हैं। आगे होगा ध्यान। तो आपसे फर्स्ट ग्रेड 2014 में 11th क्लास के मुख्य बिंदुओं में से क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा स्टेटमेंट कैथोड किरणों के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल सही है, कैथोड किरणें कैथोड से एनोड की तरफ जाएंगी। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में सरल सीधी रेखा में गति करेंगी। चौथा स्टेटमेंट भी सही है कि कैथोड किरणें ऋणावेशित कणों से मिलकर बनी है। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है कि कैथोड किरणों की जो प्रॉपर्टीज है वो कैथोड किरणों के जो गुणधर्म है वो विसर्जन नलिका में जो इलेक्ट्रोड है
वो किस पदार्थ के बने हुए हैं या विसर्जन नलिका में कौन सी गैस भरी है इसकी प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये बात सही है, विसर्जन नलिका में कौन सी गैस भरी है इससे कैथोड किरणों के लिए कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रोड किसके बने हैं, कैथोड किरणों की प्रॉपर्टी पर इस चीज का फर्क कोई नहीं पड़ता, इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या गया, थर्ड गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। याद करें जब मैंने आपको रदरफोर्ड परमाणविक मॉडल समझाया था तो मैंने आपको एक बिंदु बताया था कि उसने नाभिक की त्रिज्या, उसने ये नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में संबंध बताया है। रदरफोर्ड ने, आया ध्यान, उसने कहा था कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो द्रव्यमान संख्या के 1/3 के समानुपाती होती। आया ध्यान, आया। नाभिक की त्रिज्या द्रव्यमान संख्या के 1/3 के समानुपाती होती है। अगर किसी क्वेश्चन में मुझे नाभिक की त्रिज्या दे दी जाए और पूछा जाए यहां द्रव्यमान संख्या क्या होगी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हम इस नाभिक की त्रिज्या का क्यूब कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी, उसकी द्रव्यमान संख्या निकल कर आ जाएगी। इस बेसिस के ऊपर सेकंड ग्रेड 2015 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया और पूछा गया दो नाभिक है, एक नाभिक ये रहा और एक नाभिक ये रहा। इन दोनों नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो इनकी द्रव्यमान संख्या का अनुपात क्या होगा। अभी अभी मैंने कहा इसके नाभिक की त्रिज्या 1 है और इसके नाभिक की त्रिज्या 2 है। अभी अभी कहा अगर आप नाभिक की त्रिज्या का क्यूब कर देंगे तो आपके पास उसकी क्या निकल के आ जाएगी, द्रव्यमान संख्या। तो अगर आप 1 का क्यूब करोगे तो 1 आएगा और 2 का क्यूब करोगे तो 8 आएगा। इसीलिए आरपीएससी ने इसका आंसर फर्स्ट माना, 1:8। हाँ हाँ, अभी अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 को भी देख लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो बोर मॉडल पर पूछा गया। ये सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन वापस हाल में ही संस्कृत डिपार्टमेंट में वापस रिपीट भी हुआ है। हमने ये पढ़ा था कि जो नील्स बोर है उसके मॉडल्स की कई एप्लीकेशन पढ़ी थी और उसके अंदर हमने त्रिज्या और एन के बीच में संबंध देखा था और हमने पढ़ा था R = 0.529 इंटू n²/z और हमारा आंसर किसके अंदर आया था, एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, और मैंने आपसे कहा था कि जो परमाणु की त्रिज्या है वो मुख्य क्वांटम संख्या या कोशों की संख्या के स्क्वायर के क्या होती है, समानुपाती होती है। याद आया होगा, ये चीज हम पढ़ चुके हैं कि जो R है वो n² के क्या होता है, समानुपाती होता है। याद करो, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल n²। हमने नील्स बोर के एप्लीकेशंस पढ़ी थी ना, तो एप्लीकेशन आई थी नहीं आई थी, R = 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम में। याद नहीं आ रहा तो अपनी कॉपी के पन्ने पलटो, जिससे आपके बार बार कॉपी का सपना दिखाई दे, कॉपी धीरे धीरे दिमाग में बैठने लग जाए। ये फॉर्मूला हमने वहां पढ़ा, ये फॉर्मूला हमने यहां पढ़ा। नील्स बोर का मॉडल निकालो, नील्स बोर के मॉडल के अंदर एप्लीकेशन नंबर 1 देखो, एप्लीकेशन नंबर 1 में ये फॉर्मूला आएगा R = 0.529 इंटू n²/z एंगस्ट्रॉम में। आया फॉर्मूला, दिख गया, दिखा नहीं दिखा, बोर मॉडल में दिखा। और क्या रिलेशन बताया था, R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, n² के। यही क्वेश्चन आपसे आरपीएससी सेकंड ग्रेड ने पूछा कि जो बोर सिद्धांत के अनुसार जो परमाणु की त्रिज्या R और n के बीच में क्या संबंध है। आगे चलकर मैं इस n को मुख्य क्वांटम संख्या कहूंगा, तो स्पष्ट दिख रहा है आपको R किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, n²। अगला क्वेश्चन याद करें, मैं आपको बता चुका सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, वो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी है। यहां आपको बेरिलियम आयन दिया हुआ है, आप उंगली पर देखेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। परमाणु क्रमांक हमारा 4 है, उसमें से +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो यहां बेरिलियम +2 के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 2 है। आया समझ में। अब आपको ये देखना है इन चारों स्पीसीज में वो कौन सी स्पीसीज है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन में तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 था, वो भी 4। लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम,
परमाणु क्रमांक 3, शुरू में 3 इलेक्ट्रॉन, प्लस का मतलब 1 चला गया, तो कितने रह गए? 2। इसीलिए बेरिलियम +2 का जो सम इलेक्ट्रॉनिक होगा यहां पर कौन होगा? Li+। Na+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? Na+ में बताओ, Na+ में? हाँ, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, 1 चला गया 10। मैग्नीशियम में 10, क्योंकि 12 में से 2 चले गए तो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, फर्स्ट ग्रेड 2014 में पूछा गया। आपको 2 तत्व दे दिए ए और बी, और इनके अंदर आपसे पूछा गया कि इनके न्यूट्रॉन की संख्या का अनुपात बताओ। तो आपको पहले ही बता दिया ये Z होता है और ये A होता है। अगर हम A में से Z को माइनस कर दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाएगी। तो A के अंदर तो जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो होगी 20, और B के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? 45। अब वो आपसे पूछता है इन दोनों के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 4:9। आगे सुन लो, सिंपल सा फर्स्ट ग्रेड 2014 में क्वेश्चन पूछा, 2 एलिमेंट्स दे दिए ए और बी, और कहा गया कि इसमें और इसमें न्यूट्रॉन की संख्या का अनुपात बताएं। आसानी से निकाल लोगे, इसमें न्यूट्रॉन 20 है, इसमें 45 है, इसीलिए इन दोनों का जो अनुपात है वो 4 क्या होगा? 9। अगला क्वेश्चन, याद करें जब मैं आपको विद्युत चुंबकीय तरंगे बताई थी तो मैंने आपसे पूछा था आरपीएससी की पसंद विद्युत चुंबकीय तरंगे है, और आपको कहा था ये इतनी सारी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं इनमें कहीं ना कहीं तरंग दैर्ध्य का अंतर होता है। बताया था सबसे कम तरंग दैर्ध्य हमने पढ़ी थी कास्मिक किरणों की, सेकंड नंबर पर हमने पढ़ा था गामा किरणें, और थर्ड नंबर पर हमने पढ़ी थी एक्स किरणें। तो मैं लिख देता हूं एक्स किरणों की तरंग दैर्ध्य तो सबसे कम है, एक्स किरण। याद करेंगे चौथे नंबर पर हमने पढ़ी थी पराबैंगनी, 5वें नंबर पर पढ़ी थी हमने दृश्य, तो इसका मतलब दृश्य की ज्यादा है, और दृश्य के बाद हमने पढ़ी थी अवरक्त की, फिर हमने पढ़ी थी सूक्ष्म तरंगों की, और सबसे ज्यादा लैम्डा पढ़ी थी रेडियो तरंगों की। तो यहां इन तीनों का आपको कहा गया 3 तरह की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। एक विद्युत चुंबकीय तरंगे दृश्य प्रकाश है जिसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा वी है। दूसरा जो आपके पास विद्युत चुंबकीय तरंग है वो एक्स किरण है, उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा एक्स है। और जो तीसरी आपके पास जो विद्युत चुंबकीय तरंग है वो आपकी सूक्ष्म तरंगे है, उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा एम है। तो इन तीनों का आपको ऑर्डर बताना है। तो आपको पता है इन तीनों में सबसे कम तरंग दैर्ध्य तो किसकी होगी? एक्स किरणों की, उससे ज्यादा किसकी होगी? दृश्य की, और सबसे ज्यादा किसकी होगी? सूक्ष्म तरंगों की। इसीलिए इसका आंसर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखें, बिल्कुल सेकंड ग्रेड 2018, बिल्कुल लड्डू सा क्वेश्चन पूछा गया। ऐसे क्वेश्चन के एक्सपेक्टेशन आजकल तो बहुत कम है, लेकिन इस साल पिछली साल 2018 में केमिस्ट्री बहुत आसान से थी। आपको आयरन दे दिया, एलिमेंट आयरन दे दिया, और न्यूट्रॉन की संख्या का अनुपात निकालना है। तो आपको दिख रहा है कि अगर मैं जेड में से ए घटा दूंगा, सॉरी ए में से जेड घटा दूंगा तो मेरे पास न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। 56 में से 26 घटाते ही आपका आंसर कितना हो गया? 30। आगे समझो, सारे क्वेश्चन बुकलेट्स में आपको दे रखे हैं, और कुछ को जो आपने नहीं पढ़ा वो थोड़ा सा देखें, उसको रिवाइज करें। जैसे कल कुछ लोग एब्सेंट रहे, तो ये वाले दोनों रूल्स मैंने कल पढ़ाए थे कि ये वाला जो रूल है ये हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत है। ये यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर में आया 2021 में। आपको ये बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं या नहीं है। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि हम एक साथ इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग या संवेग दोनों को एक साथ यथार्थता से ज्ञात नहीं कर सकते। कल मैंने आपको बताया था हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और संवेग दोनों को हम एक साथ यथार्थता से ज्ञात नहीं कर सकते। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, कल हमने श्रोडिंगर तरंग समीकरण पढ़ी थी, और श्रोडिंगर तरंग समीकरण में मैंने कहा था कि साई को वेव फंक्शन कहते हैं, साई को तरंग फलन कहते हैं, और साई है इसका कोई भौतिक यथार्थता नहीं है, मतलब इसका कोई महत्व नहीं है। जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है उसको साई स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जहां साई स्क्वायर सबसे ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सबसे ज्यादा होती है।
इसीलिए यहां सेकंड स्टेटमेंट भी सही है कि साई एक वेव फंक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का कोई मापन नहीं करता। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता का मापन तो साई स्क्वायर करता है, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, इसीलिए इसका आंसर थर्ड गया। देखिए मैं केवल वही क्वेश्चंस आपको कराऊंगा जो एग्जामिनर ने डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे। एक बार आपको ये आइडिया लगने लग जाता है तो फिर पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे ये वाला जो इक्वेशन है ये आगे आप पढ़ोगे, जिन्होंने कल पढ़ा दिया, जिन्होंने नहीं पढ़ा, ये वाली इक्वेशन श्रोडिंगर तरंग समीकरण कहलाता है। ठीक है, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, श्रोडिंगर तरंग समीकरण है। और श्रोडिंगर तरंग समीकरण में मैंने कल बताया था ये जो उल्टा डेल लगा हुआ है इसका एक स्पेशली नाम होता है और इसे कौन सा संकारक कहते हैं? लाप्लासियन संकारक कहते हैं। ये एक श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका कि पुराने जो मॉडल्स हैं वो तो ये मानते हैं इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति होती है, और जो नए मॉडल्स हैं वो ये मानते हैं इलेक्ट्रॉन की तरंगी प्रकृति होती है। और इलेक्ट्रॉन की तरंगी प्रकृति का जो प्रायोगिक प्रतिपादन है वो सबसे पहले के साइंटिस्ट ने किया है, डेविसन और जर्मन। देखो बोलना अलग बात है, मैं कहता हूं कि उंगलियां 5 होती है, लेकिन इसको प्रायोगिक रूप से सत्यापित करना अलग बात है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है, इसको प्रैक्टिकली जिस व्यक्ति ने बताया है वो कौन है? डेविसन और जर्मन। अगला क्वेश्चन, एक सोर्स है उसके द्वारा जो लाइट उत्सर्जित की जाती है उसकी आपको तरंग संख्या दे रखी है और वो आपसे पूछता है इसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो अगर आपको फॉर्मूला याद है, कल ही हमने कहा था कि जो तरंग संख्या न्यू बार होती है वो होता है 1/λ। ये तरंग संख्या और तरंग दैर्ध्य में संबंध है, ये आपको मैं पढ़ा चुका जब हमने प्रकाश की तरंगीय प्रकृति पढ़ी थी। न्यू बार इक्वल टू 1/λ। अब आपसे पूछा गया कि आप लैम्डा फाइंड आउट करें, तो लैम्डा फाइंड आउट करने का फॉर्मूला 1/न्यू बार। यहां क्वेश्चन में यही दे रखा है कि जो लाइट है उसकी तरंग संख्या दे रखी है, न्यू बार दे रखा है, और आपसे वो पूछ रहा है लैम्डा फाइंड आउट करें। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 1/न्यू बार। न्यू बार की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁶ आ रहा है समझ? मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/4 × 10⁻⁻⁶। आ रहा समझ? मैं ऐसा करता हूं, इस इक्वेशन को ऊपर भी 1000 से और नीचे भी 1000 से गुणा करता हूं, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा अगर इक्वेशन को ऊपर नीचे 1000 से गुणा कर दे। लेकिन फायदा क्या हुआ? ये तो हो गया 250 बार कटेगा, और ये 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो ये 10⁻³ हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 250 × 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि ये सारी चीजें मीटर में चल रही है। और 10⁻⁹ मीटर को कहा जाता है नैनोमीटर। 10⁻⁹ मीटर की जगह आप क्या लिख सकते हो? नैनोमीटर। सुना होगा 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर की जगह क्या लग सकता है? नैनोमीटर। इसीलिए जो इसका आंसर है वो क्या गया? 250 नैनोमीटर। आगे समझिए, सारे क्वेश्चन ये बुकलेट्स के हैं, बाकायदा यहाँ नंबर लगा हुआ है। ये 93 नंबर का क्वेश्चन है, ये इतना है, ये इतना। अगला क्वेश्चन, ये आप लोगों ने कल नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ा है ये श्रोडिंगर तरंग समीकरण है, डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई बराबर 0। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहलाती है। यहां डेल को लाप्लासियन ऑपरेटर कहा जाता है, एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, एच आप सब जानते हो प्लांक नियतांक है, ई इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा है, वी इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है, और यहां यही पूछा है वी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। जीआईसी लेक्चरर 2015। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाइड्रोजन परमाणु का आयनन विभव 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और आपसे पूछा गया है He+ के लिए आयनन विभव क्या होगा। अब आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात हो रही है, ये एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात हो रही है। एकल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में हम ये बात करते हैं कि n बराबर 1 से
अनंत में ले जाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, आयनन विभव कहते हैं। याद करें, हमने आयनन विभव निकालने का जो फॉर्मूला पढ़ा था डेल ई बराबर, मैंने आपको बताया था ई अनंत माइनस क्या करेंगे, E1। आ रहा है याद? हमने पढ़ा था कि पहली कक्षा से इलेक्ट्रॉन को अनंत में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है, आयनन विभव कहलाती है। ग्राउंड स्टेट से हम इलेक्ट्रॉन्स को इनफाइनाइट में ले जाएंगे तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप सबको पता है अनंत की ऊर्जा कितनी होती है, 0। और He+N की पहली कक्षा की ऊर्जा आप सबको पता है कितनी होती है, माइनस की 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। निकाल लोगे -13.6 इंटू Z²/n² से। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ गया समझ में? अगला क्वेश्चन, ये मैंने कुछ बोर मॉडल की कमियां बताई थी, कल ही बताई थी सर, परसों, परसों ही बता दी थी। हाँ, मैंने आपसे कहा था कि बोर मॉडल की कौन सी कमी नहीं है, तो आपसे कहा था कि बोर मॉडल की इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए इस साल फर्स्ट ग्रेड में ऐसे क्वेश्चन खूब आए कि शायद मुझे ऐसा लगता है यूपी पैटर्न लिया है इस साल अपने आरपीएससी ने, ये यूपी टीजीटी का क्वेश्चन कि बोर के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। पहली बात, बोर का परमाणु मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रा को नहीं बता पाया। बिल्कुल सही है, बोर का मॉडल तो आपको पता है केवल उन्हीं परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को समझाता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है। हमने तो पढ़ा था बोर की लिमिटेशन यही तो है, अपन ने पढ़े थे, नहीं पढ़े थे, स्पेक्ट्रा, और बात की थी कि बोर का मॉडल उन्हीं परमाणु या आयनों के स्पेक्ट्रम को समझा सका जिनमें केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता। तो बिल्कुल सही है कि ये बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पाया। ये सेकंड पॉइंट मैंने आपको लिखाया था कि बोर मॉडल ना तो जीमान प्रभाव को समझा पाया और ना ही स्टार्क प्रभाव को समझा पाया। लोकेश बाबू एक भी क्लास छोड़ते ही उड़ जाती हैं बत्तियां। अगर आपको निकलना है तो ये मान के चलो जो अपनी 4-5-6 महीने की एग्जाम है ना, ये टोटली तपस्या है, ये साइंस है, इसमें जीके वाला खेल नहीं है। चलो आज अकबर समझ में नहीं आया तो वायु आ जाएगा है, इसमें तो साइंस में तो एक बात ध्यान रखना, एक एक क्लास का महत्व। आपने अब जैसे एक भी पॉइंट छोड़ा, ठीक है, जैसे आज से अपन क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, चालू करेंगे तो वो तो आपके समझ में आ जाएगा, लेकिन कोशिश ये करें छुट्टी ना करें। आपने जैसी छुट्टी करी जय जय श्री श्याम बिल्कुल उड़ जाएगा मामला। आपको बता दिया कि बोर मॉडल ना तो जीमान प्रभाव को समझा सका और ना स्टार्क प्रभाव को समझा सका, और ये दोनों स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा और तीसरा। चौथा स्टेटमेंट सही नहीं है क्योंकि बोर मॉडल इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति मानता है, और जबकि यहां लिखा हुआ है चौथे मॉडल में कि बोर का मॉडल इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति और तरंगीय प्रकृति मानता है। यह बात गलत है। बोर का मॉडल तो इलेक्ट्रॉन की कैसी प्रकृति मानता है, कणीय। ये पुराने मॉडल्स हैं जो इलेक्ट्रॉन की कणीय प्रकृति मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा सा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया आपसे यूपी के अंदर। आपको वेग निकालना था, और यहां जो वेग निकालना है इलेक्ट्रॉन का, क्वेश्चन ये पूछा गया कि जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और आपको उसका वेग कैलकुलेट करना है। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था 2.18 इंटू 10⁸ Z/n, वो कॉपी में देखें, वो लिखाया था सेंटीमीटर पर सेकेंड। और यहां सारे के सारे जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं वो एक भी ऑप्शन सेंटीमीटर पर सेकेंड में नहीं है, वो सारे के सारे ऑप्शन किस में है, मीटर पर सेकेंड में। आगे समझ लो। तो मैंने आपसे कहा था वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला कॉपी में जो लिखा है वो लिखा है 2.18 इंटू 10⁸ Z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको पता है ये फॉर्मूला तो हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड। अरे आया ध्यान? अब इसके अंदर ऑप्शंस में देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड में है या मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड। और मैंने कहा था जब इस फॉर्मूले को मीटर पर सेकेंड में बदलना होता है तो इसके अंदर 100 का भाग लग जाता है, और ये फॉर्मूला हो जाता है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n, क्या हो जाएगा, मीटर। आया समझ में? अब मीटर पर सेकेंड में आपको निकालना है। अब देखो यहां सारे ऑप्शन 10⁻7 10⁻7 10⁻7 है, इधर देखो। तो मैं एक काम करता हूं,
इसको ऊपर भी 10 से गुना कर लेता हूं, है ना, और नीचे भी मैं इसको किससे गुना कर लेता हूं, 10 से। समझ में आ रही बात? थोड़ा सा इसको आगे कर लेंगे, पहले अपन वैसे कर लेते हैं। 2.18 गुना 10 की घात 6, जेड का मान 1, हाइड्रोजन परमाणु, और कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग पूछ रहा है, 30। आ गया समझ में? अब मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा अपन को 10 की घात 7 की फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको ऊपर भी एक बार के लिए ऊपर भी 10 से गुना करते हैं और नीचे भी 10 से गुना करते हैं। ऊपर नीचे मैंने किससे गुना कर लिया, 10 से। समझ रहे हो? ऐसा क्यों किया? क्योंकि 2.18 को जब आप 10 से गुना करोगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 21.8। आ रहा समझ में? एक बिंदी से एक बिंदी कट गई तो ये हो गया 10 की घात 5। 3 का भाग लगाना आसान हो जाएगा। समझ में आई बात? अरे एक तो 2.18 में लगा रहे थे, 21.8 में लगा रहे हो ना, तो आपको 3 सतह 21, 3 दूनी 6, 7.26 के आसपास, 7.2 जो भी आएगा, 7.28 जैसे, इंटू 10 की पावर 5। आ रहा समझ में? अब आपको देखो ये सारे ऑप्शंस में 10 की पावर 7 है, तो 10 की पावर 7 में बदलने के लिए मैंने इसको ऊपर भी 100 से गुना किया और नीचे भी किससे गुना कर दिया, 100 से, जिससे ये तो वैल्यू हो गई 10 की घात 7, और 7.28 में जब आप 100 का भाग लगाओगे तो हो जाएगा 0.0728। अरे आया समझ में? भाग लगाना आता ही नहीं आता, थोड़ा बहुत, बस आंसर इस तरह से होगा। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये इस बेसिस पर क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक छोटी सी थ्योरी बताई थी। मैंने कहा था पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, दूसरी और तीसरी कक्षा के बीच में ये एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता है, और तीसरी और चौथी कक्षा के बीच में एनर्जी डिफरेंस और भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर आप किसी इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जाना चाहते हैं तो ये एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो आपको यहां ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी उस ट्रांजैक्शन में देनी पड़ती है जब आप इलेक्ट्रॉन को पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में ले जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को पहली से दूसरी में ले जाने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, दूसरी से तीसरी में और कम देनी पड़ेगी, तीसरी से चौथी में और कम देनी पड़ेगी, चौथी से पांचवी में और कम देनी पड़ेगी। रीजन आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि शुरू में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है और बाद में ये एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आपसे यही क्वेश्चन पूछा, हाइड्रोजन परमाणु में मुझे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजैक्शन करना, इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाना, एक्साइट करना, तो किसके अंदर मुझे सबसे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी? तो समझ में आ गया होगा, जब इलेक्ट्रॉन को आप पहली कक्षा से कहां लेके जाओगे, दूसरी में, क्योंकि यहां पर एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन आपको यह कह रहा है कि प्रथम बोर कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी। प्रथम बोर कक्षा इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य होगी। देखो अभी ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने बताया नहीं है, 2πr बराबर n लैम्डा, तो थोड़ा सा इसको रुक के अपन आगे बताएंगे इसको। अगला क्वेश्चन, प्लांक नियतांक की वैल्यू आपको बता चुका, 6.6 इंटू 10 की पावर -34, और यूनिट आपको बता चुका कि इसकी जो यूनिट होती है वो कितनी होती है, जूल सेकेंड। आया समझ? अगला क्वेश्चन, 1 मिलीग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है जो 3 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रहा है, और आपको इसकी क्या ज्ञात करनी है, तरंग दैर्ध्य। तो आप फॉर्मूला लगाओगे, लैम्डा बराबर क्या फॉर्मूला लगाओगे, h/m। समझ में आ गया? h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर -34, यहां 1 मिलीग्राम है या 1 ग्राम है, देखना बेटा 1 मिलीग्राम है या ग्राम है, एक बार 103 नंबर का क्वेश्चन देखना, मिलीग्राम ही है। हाँ, अगर मिलीग्राम है तो पहले इसको ग्राम में बदल लोगे, फिर ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे, क्योंकि यहां द्रव्यमान किसके अंदर रखना है, किलोग्राम में रखना। अरे आगे ध्यान,
और वेलोसिटी हमें यहां पर किस में रखनी होती है, मीटर पर सेकेंड। इन सब वैल्यूज को पुट करने के बाद आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी जो किसके अंदर आ जाएगी, मीटर में। आगे समझ में? अरे आ रहा है नहीं आ रहा थोड़ा बहुत? अगला क्वेश्चन, H माइनस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है। तो H माइनस में आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, माइनस का मतलब 1 और 1 कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2। तो आप सबको पता है सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जब भरोगे तो ऐसे ही तो भरोगे 1s2। आपसे क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी 2021 में, आपको अलग अलग स्पीसीज दे दी और आपसे पूछा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात आपको बताना है किसमें सबसे ज्यादा आएगा। तो देखो इसके अंदर न्यूट्रॉन हुए 10 और प्रोटॉन भी हुआ 10, क्योंकि परमाणु क्रमांक 10 है ना, तो प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का रेशियो इसमें 10। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 90 में से 40 गया तो कितना रहेगा बेटा, 50। और इसमें प्रोटॉन 40, इसमें 90 और 60, इसमें 70 और 50। जो भी वैल्यू ज्यादा आएगी आप कर लोगे, नहीं कर लोगे भाई? इसका रेशियो तो आया 1, इसका 5/4, 5/4 को क्या लिख सकते हो बोलो? अरे 5/4, 5 में 4 का भाग लगाओ, 1 पॉइंट, अरे 5/4 सॉल्व तो करो महाराजो, क्या आएगा? 1.2 आता है, क्या आता है, क्या बताओ तो सही है? 5/4, अरे 4 एकम 4, 1.0, 4 दूनी 8, 4 पंजे 1 पॉइंट, ये 9/6, 3/2, 3/2 को लिख सकते हो 1.5, आया ना? ये 7/5, और 7/5 को अब भाग लगाना तो तुम्हें आना चाहिए, तो 1.4 आएगा जो भी आएगा। आया समझ में? तो न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा फाइंड आउट करके देख लो किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 1.5। आया समझ में? देख लेना, कर लेना इसको। अब तुम्हें भाग लगाना ही नहीं आ रहे तो उसका कोई इलाज नहीं मेरे पास। अब आपको ये बताना है इसमें सम न्यूट्रॉनिक युग्म कौन सा है, जो भी सम न्यूट्रॉनिक युग्म कौन सा है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या एक जैसी है। तो इसमें तो आ रहे हैं न्यूट्रॉन की संख्या 12 और इसमें है 11, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें 23 में से 11 गया 12 और 24 में से भी 12 गया तो 12, तो दोनों में न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, तो ये सम न्यूट्रॉनिक युग्म। अगला क्वेश्चन, अभी हाल में लैब असिस्टेंट के अंदर पूछा गया था, जो पिछली साल लैब असिस्टेंट हुआ था, कि जैसे जैसे आप नाभिक से दूर बढ़ते हो, जैसे जैसे आप नाभिक से दूर बढ़ते जाते हो, जैसे कक्षा की ऊर्जा तो आपको बताया था पहले कक्षा की ऊर्जा -13.6, दूसरे कक्षा की ऊर्जा मैंने बताई थी -3.4, तीसरे कक्षा की ऊर्जा -1.51। तो आपसे बताया था कि जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो क्या होती है, घटती है या बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। आया ध्यान? हाल में लैब असिस्टेंट में आया था पिछली साल वही क्वेश्चन, नाभिक की त्रिज्या और द्रव्यमान संख्या में क्या संबंध है। तो नाभिक की त्रिज्या a⁻1/3 के क्या होती है, समानुपाती होती है। हाइड्रोजन परमाणु में ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराना है, वही लैब असिस्टेंट 2022 का क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट का मतलब पहली कक्षा, और पहली कक्षा से आपको उसको अनंत में ले जाना है, तो जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसको अपन आयनन विभव कहते हैं। और आयनन विभव निकालने का मैं फॉर्मूला बता चुका, डेल ई बराबर क्या होता है, ई अनंत माइनस क्या करते हैं, E1, और अनंत की ऊर्जा आपको पता है 0, और हाइड्रोजन के केस में पहली कक्षा की ऊर्जा -13.6, तो आपके पास आंसर कितना आया, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन, लैब असिस्टेंट 2022 में, क्योंकि लैब असिस्टेंट में क्या 2 चरणों में पेपर हुआ था, इसी हाइड्रोजन परमाणु में मैं आपको बता चुका, जो लाइमन श्रेणी बनती है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से पहली कक्षा में कूदता है,
तो जो फोटोन उत्सर्जित होते हैं उनकी तरंग दैर्ध्य पराबैंगनी क्षेत्र की होती है जब कौन सी श्रेणी बनती है, लाइमन। और जब बामर श्रेणी बनती है तो दृश्य, और शेष के अंदर मैं आपको बता चुका अवरक्त क्षेत्र। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बता चुका एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं, रेडियो तरंगे हैं, तो जो भी है ये। कल ही आपको बताया भी सेकंड ग्रेड संस्कृत 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत आपको बताना था, आपसे सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया हाल में ही संस्कृत डिपार्टमेंट में। आपको बता चुका डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल पी, कल ही बताया था h/4 डेल एक्स पी को लिख सकते हो एम डेल वी इक्वल या ग्रेटर h/4। अब यहां से आपसे क्या पूछा गया, डेल एक्स, अब मैं एम को इधर ले गया तो डेल एक्स मल्टीप्लाई डेल वी इक्वल टू या ग्रेटर h/4। आगे समझिए, ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, सेकंड ग्रेड संस्कृत में हाल में एग्जाम हुआ, पूछा गया। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक तो 20, इसमें से 2 चले गए तो ये तो 18, सोडियम आयन में 10 रहते हैं, क्लोराइड में 17 और 1 18, और मैग्नीशियम में 12 में से 2 चले गए 10, चौथा आंसर। सोडियम में 11 में से 1 गया 10, और मैग्नीशियम में 12 में से 2 गए 10। सोडियम आयन और मैग्नीशियम आयन आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब यह है कि वो n बराबर 1 में, तो उसका वेग v है। अगर इस इलेक्ट्रॉन, मतलब ये ध्यान से देखें, ये सेकंड ग्रेड 2022 में इस साल आया था क्वेश्चन, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट में रहता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब है पहली कक्षा में, तो उसका जो वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी v है, ठीक है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके इसे एक ऐसी कक्षा में भेज दें जहां की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जहां की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रॉन इस समय कौन सी कक्षा में चला गया, दूसरी। आगे समझ में। अब पूछा गया कि वहां पर इलेक्ट्रॉन का वेग क्या होगा। क्वेश्चन को ध्यान से वापस समझे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में रहता है, ग्राउंड स्टेट का मतलब n बराबर 1 में, तो उसकी वेलोसिटी v है। उसे हमने एक्साइट किया और उसे एक्साइट करके हम ऐसी एनर्जी लेवल में ले आए जहां ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फिर पूछ रहा है उसको एक्साइट करके आप ऐसी कक्षा में ले आए जहां एनर्जी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी अब क्या होगी, समझ में आ गया। तो मैं आपको फॉर्मूला बता चुका, v इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁸ Z/n। यहां 2.18 और 10⁸ और Z कांस्टेंट है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के रेस्पेक्ट में बात हो रही है। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे v1/v2 इक्वल टू n2/n। आया समझ में। v1 का मतलब पहली कक्षा में वेग v, जब n1 का मान 1। दूसरी कक्षा में हमसे वेग पूछ रहा है, v2 पूछ रहा है, v' पूछ रहा है, और n2 का मान। आ गया समझ में। तो v' बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, v/, इसीलिए इसका आंसर। तो अब तक जो हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड ये सारे के सारे क्वेश्चंस थे जो एग्जामिनर ने आपसे डिफरेंट एग्जाम में पूछे, और आपको आइडिया भी लग जाना चाहिए कि हमसे एग्जामिनर इस तरह के क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछता है और ऐसे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस तरह से होगा। चले आगे, ठीक है बेटा। अब बोले आपकी बुकलेट का कोई क्वेश्चन जो अभी तक पढ़ाया हो जो हमसे नहीं हो रहा हो, फिर अपन आगे चलो।
कौन सा पूछ रहे थे आप बुकलेट पे? ट्वेंटी वन में है, एक फोटोन है, उसकी आपको लैम्डा दे रखी है और h का मान दे रखा है और फोटोन का संवेग पूछ रहा है, तो सीधा सा आपके पास फॉर्मूला पूछा गया है लैम्डा बराबर h/p। यहां क्वेश्चन के अंदर हमसे संवेग पूछा जा रहा है p, h का मान 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और जो लैम्डा का यहां मान है वो है 2.2 गुना 10⁻⁻11। ये चला गया 3 बार और ये ऊपर जाएगा तो 23, जो भी है वो आंसर। हाँ तो ठीक, कोई बात नहीं, सही कर, और कोई बात नहीं, और जो पढ़ाई है उनमें से रिलेटेड हो गए। ठीक है, आज अगली हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, थोड़ा सा आइडिया देता हूं। क्वांटम संख्या, अगली हेडिंग है क्वांटम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है, इस साल भी क्वेश्चन आया था क्वांटम संख्या। एटॉमिक स्ट्रक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वांटम नंबर। इनको करा दूंगा, पढ़ा दूं थोड़ा सा, ठीक है। क्वांटम संख्या, अब ये क्वांटम नंबर क्या चीज होती है? क्वांटम नंबर क्या चीज है? जैसे अगर मैं एड्रेस लिखूं मेरा, पोस्टमैन को जैसे मेरा एक एड्रेस पता है कि जैसे जो अपनी पोस्ट कार्ड आता है उस पर लिखा हुआ है कि NM क्लासेस, प्लॉट नंबर 108, त्रिवेणी नगर, चौराहे के पास, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। तो डाकिया इस एड्रेस को देखते ही समझ जाता है कि मुझे इस चिट्ठी को यहां डालना। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक एड्रेस होता है। क्या लिखा हुआ है? जैसे मैंने ये लिखा n बराबर 3, l बराबर 2, m बराबर 0, s बराबर +12। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है। इस एड्रेस को देखकर आप ये पता लगा सकते हो कि इलेक्ट्रॉन इस समय कहां है। n बराबर 3 का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन इस समय तीसरी कक्षा में, तीसरी कक्षा में। अभी अपन जब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो ये तीसरी कक्षा है इसमें हमें दिख तो एक ही कक्षा रही है, लेकिन वास्तव में इस तीसरी कक्षा के अंदर 3 उपकोष होते हैं। एक का नाम होता है S उपकोष, एक का नाम होता है P उपकोष और एक का नाम होता है D उपकोष। जो हमारी तीसरी नंबर की कक्षा है, आपको दिख रहा है कि ये तीसरी नंबर की बिल्डिंग है, लेकिन इस तीसरी नंबर की बिल्डिंग जो है उसमें खूब सारे फ्लैट है। ये तो कंफर्म है कि आप तीसरी नंबर की बिल्डिंग में रह रहे हो, लेकिन तीसरे नंबर की बिल्डिंग में एक ही कमरा थोड़ी, उसमें तो कई कमरे हैं। उसमें तो एक S नाम का कमरा भी है, एक P नाम का कमरा भी है और एक D नाम का भी कमरा। अब हमने ये बता रखा है कि जो S उपकोष होता है इसके लिए L बराबर 0 है, P उपकोष के लिए L बराबर 1 है और D उपकोष के लिए L बराबर कितना है? 2। तो आपको ये पता चल गया इस एड्रेस से कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो तीसरी कक्षा में है और तीसरी कक्षा में कई सारे मकान है। तीसरी कक्षा में तीसरे नंबर की जो फ्लोर है, जो तीसरे नंबर का हमारा फ्लैट है, मतलब तीसरे नंबर की जो बिल्डिंग्स है उसमें खूब सारे फ्लैट है। तो ये कौन से फ्लैट के अंदर रह रहा है? डी उपकोष में रह रहा है। अब डी उपकोष में भी क्या है? डी उपकोष का जो फ्लैट है उसमें खूब सारे कमरे, 5, 1 2 3 4 5। सुनाओ DXY, DYZ, DXZ, DX²Y² और DZ²। अब ठीक है, ये तो पता चल गया कि तीसरे नंबर के फ्लैट में रह रहा है, ये 3 नंबर की बिल्डिंग है इसमें रह रहा है। इसमें पता चल गया ये नीचे नीचे वाले फ्लैट में रह रहा है, लेकिन उस फ्लैट में भी तो खूब सारे कमरे हैं। समझ में आ रही है बात? ये जो डी उपकोष होता है ये 5 डी कक्षकों से मिलकर बना होता है और m बराबर 0 का मतलब ये है
कि ये जो कक्षक है वो dz² कक्षक है। कौन सा कक्षक है? dz²। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से कक्षक में मिलेगा मुझे? dz² कक्षक में मिलेगा। और s बराबर +½ का मतलब यह है कि dz² कक्षक में इलेक्ट्रॉन है और वहां इलेक्ट्रॉन आराम से क्लॉकवाइज पोजीशन में घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की आदत है वो तो घूमता है, घूम। तो s बराबर +½ का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉन का एड्रेस होता है, जिसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हैं कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है। हम ये देखना चाहते हैं कि परमाणु में आखिरकार इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, उसकी एनर्जी क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसकी रेडियस क्या है। इन सब बातों की जानकारी हमको इन 4 क्वांटम नंबर से पता चलती है, जिनमें आपने सबने पढ़ा होगा n को बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l को बोलते हैं दिग्गंशी क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। m को बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और s को बोला जाता है स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या। तो सबसे पहले हेडिंग डालें नंबर 1 मुख्य क्वांटम संख्या, या मैं कहूं नंबर 1 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। ब्रैकेट में ठीक है, मुख्य क्वांटम संख्या या ब्रैकेट में मैं बोल रहा हूं n। ठीक, अब इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या इस मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में नील्स बोर बताता है। कौन बताता है? नील्स बोर। अपन ने पढ़ा ना r बराबर 0.529 इंटू n²/z। तो ये सबसे पहले नील्स बोर ने तो बताया। तो प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के बारे में खोजकर्ता कौन है? नील्स बोर। तो पहला पॉइंट, खोजकर्ता नील्स बोर। खोजकर्ता नील्स बोर। ठीक, सेकंड पॉइंट लिखे इसी में, n का मान वैल्यू ऑफ n 1 to infinite, n का मान 1 से अनंत तक हो सकता है। n का मान 1 से अनंत तक हो सकता है। इसका मतलब क्या है? यह बताना चाहता है कि किसी भी परमाणु के अंदर कक्षाएं 1 से लेकर कितनी हो सकती है? अनंत तक। समझ में आ गई बात? थर्ड पॉइंट लिखे, n का प्रत्येक मान, n का प्रत्येक मान कक्ष, कोश, ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है। n का प्रत्येक मान कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है। तीनों पर्यायवाची है। आप चाहो तो इसको जो कक्षा बोलते हैं हम उसको कक्ष बोल लो, ऑर्बिट बोल लो, शैल बोल लो, एनर्जी लेवल बोल लो, एक ही बात होती है, सब एक दूसरे के पर्यायवाची। अरे समझ में आ रहा है? जैसे कहीं मैंने लिखा n बराबर 3, तो आप समझ जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में घूम रहा है? तीसरी कक्षा में घूम रहा है। मैंने लिखा n बराबर 5, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में घूम रहा है? 5वीं कक्षा में घूम रहा है। तो नील्स तो जो मुख्य क्वांटम संख्या है n, इसके बारे में बोर बताता है। n की वैल्यू 1 से लेकर अनंत तक हो सकती है। इसका मतलब किसी परमाणु में 1 से लेकर अनंत कक्षाएं हो सकती हैं। और n का प्रत्येक मान कक्ष, कोश या ऊर्जा स्तर को व्यक्त करता है। अभी अभी हमने पढ़ा Rn समानुपाती n²। जितना ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान होगा उतनी बड़ी परमाणु की साइज होगी। अगर किसी के अंदर 1 कक्षा है तो साइज छोटी होगी, किसी में 2 कक्षा है तो साइज और बड़ी होगी, किसी में 3 कक्षा है तो साइज और बड़ी होगी। तो आपसे पूछे कि परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम, इससे रिलेटेड कौन सी क्वांटम संख्या है, तो हम कहेंगे मुख्य क्वांटम संख्या
ये परमाणु के आकार से संबंधित क्वांटम संख्या है। ये हमें साइज ऑफ एटम के बारे में जानकारी देती है, क्योंकि जो साइज ऑफ एटम है वो कहीं ना कहीं एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। एन को वहां हमने कक्षा कहा था, कोष कहा था, यही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 3 4, इन्हें कक्ष बोल दो, कोष बोल दो, ऊर्जा स्तर बोल दो, चाहे आप बोल दो n बराबर 3 बोल दो, चाहे ये बोल दो कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या या मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3। समझ में आ गया? अगला पॉइंट स्टार डाल के लिखे, यह परमाणु के आकार से संबंधित क्वांटम संख्या। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट साइज ऑफ एटम। यह परमाणु के आकार से संबंधित क्वांटम संख्या। ठीक है, आज इतना ही, आगे इसमें कल बात करेंगे। आज तो अपन पेपर सॉल्यूशन में लग गया टाइम, 1 घंटा हो भी गया। पंखा क्यों बंद कर रहा है भाई? सर्दी लगी है क्या? इस समय चल ही रहा है।